हम सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। हमें ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद मिलता ही रहता है, लेकिन हम उस आशीर्वाद को आगे कितनों तक पहुंचाते हैं ये मायने रखता है। और जितना हम लोगों को बांटते हैं ना, वो आशीर्वाद उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में वापस आता है। आज जो मेरे मेहमान हैं वो कुछ इस ही विचारधारा के हैं। वो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को निःशुल्क जो है वो शिक्षा देते हैं, और वो एक ऑथर हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनका जो ऑरा है ना, वो लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है। और सबसे ज्यादा उन्हें लोग पता है किस नाम से जानते हैं? मुंबई डब्बा वाला के लिए वो खास कार्य करते हैं, इस वजह से जानते हैं। वो पीएचडी हैं मुंबई डब्बा वाला के ऊपर। तो आप समझ ही गए होंगे मैंने किसको आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन अग्रवाल जी। तो मैं एक काम करती हूँ, उन्हें भेजती हूँ एक इनविटेशन, क्योंकि पिछली बार मैं उन्हें एक इनविटेशन भेज रही थी लेकिन कुछ समस्या आ गई थी। सब लोगों को नमस्ते, जितने लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पेशेंस दिखाया, आप लोग वापस आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार गीता जी, वेलकम। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे और लोगों से कैसे हैं कि आप? मुझे थोड़ा वो टेक्नोलॉजी नहीं पता था। तो अरे सर, टेक्नोलॉजी नहीं जानना चलेगा, लेकिन जो आप करते हैं ना वो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम क्षमा मांगते हैं कि हम आपके जितना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। गीता जी, मैं जीवन में पहली बार इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ, जीवन में पहली बार, एंड बिकॉज ऑफ योगिता जी। सर मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ सर, और मैं इकलौती वो भाग्यशाली इंसान हूँ जिसको फॉलो कर रहे हैं ये भी मैं जानती हूँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहले भी बहुत बार सुना है, मैं जानती हूँ आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है अभी। नहीं, आप थोड़ा बीमार थे, आपका थ्रोट बीमार मतलब गले की तकलीफ हो, और कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज फिर भी क्या बहुत बोलता हूँ ना। हाँ, अभी लॉकडाउन भी है, लेकिन ऑनलाइन आप जैसे लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो दिन में मैंने एक बार, योगिता जी, दिन में मैंने 10 प्रोग्राम किए, एक दिन में 10 प्रोग्राम। सोचिए आप, इतना व्यस्त रहता था, तो अच्छा लगता था आप लोगों से इंटरेक्शन कर। सर हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ना पूरी मोटिवेशन की खान है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रही थी कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको लोग एजुकेशनिस्ट के नाम से भी जानते हैं कि भाई बहुत जाने माने ऐसे व्यक्तित्व हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आपकी पूरी ऑरा के साथ ना एक चीज बिल्कुल चिपकी हुई है, वो है मुंबई डब्बा वाला। तो ये आपको ना उससे अलग हम कर नहीं पाते, एक अमिट छाप है। आपको कैसा लगता है? यकीन मानिए गीता जी, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता हूं, क्योंकि मैं पिछले 19 साल से जुड़ा हुआ हूं मुंबई डब्बा वाला से। और जहां कहीं भी बात करता हूं, मान लो मेरे पास कई टॉपिक से बात करने के, या मुझे आप टॉपिक दे, क्षमा चाहता हूं, मैं तारीफ नहीं, लेकिन मैं बोलने में बहुत अच्छा होने से ईश्वर की कृपा है, माँ बाप की कृपा है, तो मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूं या कर सकता हूं। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं सर, आप डब्बा वाला की बात कीजिए। सर मैंने आपको 5 बार सुना है, 10 बार सुना है, लेकिन वापस मैं वही बात सुनना चाहता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप तो जानते हैं कि ये नाम में मुंबई की पहचान छुपी हुई है, क्योंकि 130 साल का इतिहास है। किस ढंग से हम लोग मुंबई में काम करते हैं, और उस काम का जो पहचान हुआ है योगिता जी, वो काबिले तारीफ इसलिए हुआ है कि एक ही मकसद है, काम ही ईश्वर, काम ही पूजा, वर्क की वर्शिप। मतलब इसके अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, बस काम दिखता है और कस्टमर दिखते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया हमारी नजरों में छुपी हुई है। खुली किताब है तो वो काम है और कस्टमर है। शायद इसी के चलते इस नाम को वो ऑरा मिला है, और लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसे होता है, कैसे संभव है, क्या किया जाए। बस उसी के चलते मैं बात करता हूं, आज आपसे जुड़ गया। सच में सर, मतलब इतना बड़ा नेटवर्क और इतना ऑर्गेनाइज्ड, मैंने इतना ऑर्गेनाइज्ड कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा है। कभी कोई त्रुटि होती है क्या आपके वहां पे? कभी कोई छोटी माइनर गलती हुई है? बोलते हैं ना, मतलब हमारा एक डायलॉग है इंग्लिश का, योगिता जी, एरर इज हॉरर, डोंट लुक इनटू मिरर, इट इज डेंजर। मतलब हम लोग गलती को अच्छा, गुनाह मानते नहीं, पाप मानते, पाप।
हम क्या बोलते हैं कि गलती की तो सजा है, लेकिन पाप की तो सजा भी नहीं है। हम बोलते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर हमारे इस गलती के पाप को, इसका मतलब ये लोग ना समझे कि गलती नहीं करना चाहिए या गलती नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार सुना है कि गलती से आदमी सीखता है, लेकिन यकीन मानिए रोज 2 लाख डिब्बे देना 130 साल से योगिता जी, लेकिन 130 साल में एक भी गलती नहीं हुई, एक भी नहीं। सोचिए आप, वाह, मतलब ये लाइफ फैक्ट है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। मतलब रोज के 2 लाख डिब्बे देना, 5,000 लोग डिब्बा देते हैं, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का डब्बा किसी और का चला गया। सुनना, इसके पीछे भावना क्या है। मेरा यह मानना है कि जिसकी सोच अच्छी होती है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। तो इनकी सोच क्या है, एक तो आपको पता होगा मुंबई का डब्बा वाला ये घर से डिब्बा ऑफिस में ले जाता है। डिब्बा वाला खाना बनाता नहीं मुंबई में। मतलब आपके घर से खाना उठा के आपके हस्बैंड को देंगे और खाना करने के बाद खाली डिब्बा वापस लाएंगे। लेकिन ऐसे में कभी किसी को गलती नहीं हुई। मैंने डब्बे वाले को बोला, क्या एक बार भी गलती नहीं होती है? सुनना क्या बोलता है, बोले पवन साहब, हम अपने कस्टमर को उनके खुद के बीवी का खाना देना चाहते हैं, किसी पड़ोसन का नहीं। सोचिए कितनी बड़ी भावना आई है, ये फीलिंग है। मतलब मैंने कहा ना, जिसके भाव अच्छे होते हैं काम सब अच्छे होते हैं। तो उनके भाव ये है कि मैं अपनी कस्टमर को उसकी माँ, बीवी, बहन का जो खाना है, जिसमें प्यार है, जिसमें बहुत सारा चॉइस है, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने बच्चे के प्रति माँ का बहुत बड़ा हाइजीनिक का प्यार है, तो वो ये लोग देना चाहते हैं, इसलिए शायद गलती नहीं होती है। माय गॉड, वो बिल्कुल दिल से काम करते हैं, इसीलिए कभी गलती नहीं होती है। हम तो फिर भी कितनी गलतियां जिंदगी में कर लेते हैं सर। अच्छा सर, ये लॉकडाउन का टाइम गया तो वो टाइम तो सबके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। ऑफिसेज भी बंद थे, वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन थी। ऐसी स्थिति में मुंबई डिब्बा वाला की जिंदगी कितनी मुश्किल रही? आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत गहरे ताल्लुकात इस सवाल से है योगिता जी। इसका कारण यह है, मैं मानता हूं ये पूरे विश्व में तकलीफ हुई है, कोई भारत में या मुंबई में नहीं, लेकिन खास तौर पर जब हम मुंबई डब्बे वाले की बात करते हैं योगिता जी, मतलब ये नहीं कहूंगा कि इनको और काम, ये कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए आज हमारे इस संस्था में एक बंदा है जिसकी उम्र कितनी पता है योगिता जी? 89 ईयर्स ओल्ड। 89 साल का बंदा आज भी इस व्यवसाय में काम कर रहा है। तो सोचिए उसके पिछले 67 साल इस काम में चले गए और आज भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, हमसे ज्यादा दौड़ता है। मेरा कहना सर, ये आपका नेटवर्क गड़बड़ है या मेरा नेटवर्क गड़बड़ है? कोई व्यूअर बता पाएगा क्या कि उनका वीडियो अटक रहा है या मेरा वीडियो अटक रहा है? प्लीज बता दीजिए। कैन एनीवन टेल कि किसका वीडियो अटक रहा है, उनका या मेरा? हाँ, लगता है सर का वीडियो अटक रहा था। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से, नेटवर्किंग प्रॉब्लम उनकी तरफ से था ना? आई होप मेरा वीडियो ठीक आ रहा है। मैं एक बार सर को फिर से रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। हाँ, एक इनविटेशन मैंने सर को भेजा। मेरा ठीक आ रहा है ना?
सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, एक बार देख लीजिए। आपका शायद नेटवर्क चला गया था। वाईफाई का हाँ सर, आ आपकी रही मेरी आवाज आवाज आ रही आपको? है, पर मैं आपको देख नहीं पा रही। आपकी आवाज आ रही है मुझे, मुझे पर भी आप आपको दिख नहीं रहे। रहे। अच्छा, हम दोनों एक हाँ, दूसरे को नहीं देख पा रहे। तो ये नेट की वजह से क्या, इंटरनेट का मैं प्रॉब्लम एक है बार क्या? दर्शकों से पूछूं आपको बाकी तो सब आ रहा है, हाँ सर, मुझे लग रहा है। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, हाँ, मुझे आपकी आवाज एकदम मैसेजेस भी क्लियर आ आ रहे रही हैं। है। वही तो मैं भी मैसेजेस तो मैं पढ़ पा बोलूं रही मैं? हूँ। लोगों से पूछती हूँ मैं। हाँ सर, एक बार मैं लोगों से हाँ, पूछती हूँ चेक कि करिए आप ना। दिख रहे हैं कि नहीं। कोई भी व्यूअर हमें प्लीज ये बता दीजिए कि क्या मैं और सर आपको दिख रहे हैं। फिर से आप अनेबल टू ज्वाइन हो गए सर। ये देखिए, मैंने भेजा इनवाइट फिर से। उनका नेटवर्क स्लो है, मुझे कनेक्ट चाहिए। नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ओके, मैंने उनको फिर से रिक्वेस्ट भेजा है। सर एक बार चेक कीजिएगा, लोग कह रहे हैं कि आप दिखाई नहीं दे रहे, तो मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजा है। एक इनवाइट और। कभी कभी इंटरनेट कितना मजे लेता है ना। अभी सर भी दिखाई देंगे, 2 मिनट। हाँ, लेट्स ट्राई अगेन। सर मैं इनविटेशन भेज रही हूँ आपको। फिर से आपकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, उसे आप एक बार देख लीजिए। व्यू रिक्वेस्ट। अच्छा, सौंदरबा जी, मैं आपको ऐड नहीं कर सकती हूँ, मैं भी इंटरव्यू ले रही हूँ सर का। हाँ, अब सर जी दिख जी जी, गए। मेरी थैंक आवाज यू। आवाज आ रही मेरी? जी सर, हाँ सर, परफेक्ट, आप दिख भी रहे हैं अब। सर आप तो बता मैं रहे थे लॉकडाउन को कि बता रहा था लॉकडाउन कि में। आपने तो बिल्कुल दिल को ठीक छूने है। वाली बात कही। ये हम्म। इसलिए योगिता जी कि 130 साल से जो लोग लोगों को खाना खिला रहे, हम्म। 2021 में, 20 और 21 में ये देखा कुछ दिनों और कभी कभी इनको अपना खाना मिलता नहीं था। इसका कारण क्या था योगिता जी? लोकल ट्रेन बंद थी। मान लो कहीं हम्म। लोकल में किसको डिब्बा देना भी है हम्म। तो उसका वर्क फ्रॉम होम था और इसलिए ये खाना पहुंचा ही नहीं पाए। जहां पर जरूरत थी ये पहुंच नहीं पाए और जहां पर ये पहुंच पाते थे वहां जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये मेरा दावा और वादा है कि कई बार हम विपरीत परिस्थिति को सामना करते करते हमें नए दरवाजे खुलते हैं। नई चुनौतियों का सामना करते करते हमें नए उमंग भरे काम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ, जो 130 साल में कभी नहीं हुआ योगिता जी, वो अब हो गया। कैसे? मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस लॉकडाउन में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू थी, तो ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए कंपनियों के पास डिलीवरी बॉयज नहीं थे, तो उन लोगों ने मुंबई के डब्बे वालों को याद किया। ओह। मतलब कभी इन्होंने ओह किसी माय और काम की डिलीवरी गॉड। नहीं की, लेकिन इन दिनों में किया। दूसरा, हमें कई बार प्रस्ताव आए, मैं तो पूरे वर्ल्ड में लेक्चर देता हूं, कई आप जैसे जो बहुत प्यार करते हैं डब्बे वालों पर, उन्होंने प्रपोज किया। योगिता जैसे ने कहा कि पवन जी आप कुरियर का काम क्यों नहीं चालू करते हो, आप अपना डिलीवरी क्यों नहीं चालू करते हो? कभी सुना नहीं, क्योंकि बस वो जुनून था कि नहीं डब्बा वाला, बस मेरा काम डिस्टर्ब ना हो, 130 साल से जो चल रहा है वो चलना चाहिए। लेकिन अब इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना में, कुरियर का काम भी चालू हुआ। मतलब नए रास्ते खुल गए। आपको बता दूं, ये शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा मानते हैं और ये बिलीव करते हैं कि हम शिवाजी महाराज के बंदे हैं, बहुत स्ट्रांग है।
तभी तो मैंने कहा ना 89-year-old मैन स्टिल वर्किंग। तो इस वजह से ये मूवर्स और पैकर्स भी चालू कर पाए। मतलब योगिता जी, मैं इसको समर्थन नहीं करूंगा लॉकडाउन को, पेंडेमिक को, लेकिन 130 साल में कई बार प्रस्ताव आए, कई बार हमने भी चाहा, लेकिन करने को तैयार नहीं। लेकिन ये पेंडेमिक ने इनसे और 4 काम करवा लिए, और अब मुंबई का डब्बा वाला शायद किसी भी कोने में काम करने में सक्षम औरों के भी साथ है। ये बेनिफिट हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताइएगा कि जब कोई जर्नी पे हम होते हैं तो कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है, वो हर एक की जर्नी में कोई ना कोई चुनौती जरूर आती है। आज जिस स्थिति पर आप पहुंचे हुए हैं, आप आसानी से तो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे नहीं होंगे। आपने किन चुनौतियों का सामना किया इस सफर के दौरान? गीता जी, मतलब मैं खुशकिस्मत वाला हूं। एक तो माँ बाप ने बहुत अच्छे मेंटरशिप की, हर माँ बाप करते हैं, आपके माता भी करते हैं, मेरे माता पिता भी किए मुझे। लेकिन यदि आप देखेंगे, आपके पापा या दादाजी या मैं खुद और मेरे पापा, हमारे भारत के ज्यादातर घर की कहानी रही है कि हमारे पास खाने के लिए होता नहीं था उस समय में। वो दौर, जैसे मैं बता रहा हूं 1980 का दौर। जब मुंबई आया, मैं 2:45 बजे खाना खाता था, दोपहर को 2:45 बजे। पता है क्यों? ताकि लंच और डिनर एक साथ हो जाए, क्योंकि 2 बार खाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे समय में मुझे याद है, हमारे समय में वड़ा पाव की कीमत मुंबई में 20 पैसे थी, और 2:45 बजे 5 वड़ा पाव खाने पर दोनों लंच और डिनर हो जाता था 1 रुपए में। वो पैसा भी कैसे इकट्ठा करना, ये हम जानते थे। मैं खुद रास्ते पे कपड़े बेचा हूं, घर घर जाके डोर टू डोर डिलीवरी कर शर्ट पीस पैंट पीस बेचा हूं। किसी इंडस्ट्री में कोई हैंडलोज है, कुछ है लोकल में, कुछ है, ऐसे बेचे हैं। लेकिन हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। आज हम लोग इस पैंडेमिक को बोल रहे कि ये सिचुएशन, ये दौर बहुत चुनौती वाला है, लेकिन मैं कहूंगा इससे भी चुनौती वाला दौर 40 साल पहले था, 50 साल पहले था। तब तो कोई सपोर्ट भी नहीं था। हमारे योगिता जी, आप याद कीजिए अपने पापा को, अपने दादाजी को, उनको कोई सपोर्ट नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने चुनौतियों का डट कर सामना किया, मुकाबला किया, और आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज हम खाना खिलाने वाले हो गए। एक समय में खाने को नहीं था, आज हम खिलाने वाले हो गए। इसका कारण है क्योंकि हमारे भारतवासियों ने अपने माता पिता के साथ डटकर, जमकर परिस्थितियों का मुकाबला किया, चुनौतियों का सामना किया। और आज भी हमारे भारतवासी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, आप जैसे एंकर है, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये लोगों को यही ज्ञान नहीं दे रहे, ये उनकी बात को उजागर कर रहे कि हे भारतवासी, तुम्हारे अंदर वो जुनून है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो भावना है। पानी भी पी लीजिए सर, आपका गला चोक हो रहा है। भाव है तुम्हारे अंदर, आप कर सकते हो। यही मेरी फीलिंग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक बहुत प्यारा सा, हाँ नहीं कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए, एकदम आदत है मुझे। घर में बोले खाने देगा आपको। हाँ। एक ना बहुत प्यारा सा किस्सा है प्रिंस चार्ल्स वाला, जो मैंने पढ़ा था और मैं हतप्रत कि मुंबई डब्बा वाला ने साफ कहा कि भाई हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, उनको अगर मिलना है तो वो आके हमसे यहाँ मिले, हम तब उनसे मिलेंगे। मुझे ये वाला किस्सा आपसे जानना है, आपके मुंह से सुनना है फिर से कि ये क्या था गीता जी। 2003 में प्रिंस चार्ल्स मिलने आने वाले थे, और 6 महीने पहले उनके कॉन्सर्ट का फोन आया मुझे, जितेंद्र जैन साहब। तो डब्बा वाला से बात कराई मैंने, तो डब्बा वाला को बोलते हैं, वो बोले डब्बा वाला प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। डब्बा वाला बोलता है प्रिंस चार्ल्स कौन है मालूम नहीं, उनको क्या पता प्रिंस चार्ल्स कौन है। वो कौन से बोलते हैं भाई लंदन के राजा है। डब्बा बोलता है लंदन के राजा है,
ठीक है हम उनको अलाउ करेंगे, आने दो। हाँ। डब्बा वाला प्रिंस चार्ल्स को बोले हम अलाउ करते, आने दो, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। अलाउ करेंगे। पहली शर्त, हम प्रिंस चार्ल्स को केवल 20 मिनट देंगे। क्यों? हम बिजी है, टाइम नहीं हमारे पास। दूसरी बात, हम प्रिंस चार्ल्स के पास नहीं, प्रिंस चार्ल्स हमारे पास आएंगे। कहां पर? चर्चगेट के फुटपाथ पर। कौन से बोलते ऐसी बात करते हो? डब्बा वाला बोलता है साहब वो लंदन के राजा है, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है। सोचिए ओह माय मतलब कस्टमर के प्रति प्रिंस चार्ल्स से ज्यादा। प्रिंस चार्ल्स को बोला हमें क्षमा करना, तो प्रिंस चार्ल्स बोलता है वाह ऐसी बात किया, मैं मिलने आऊंगा। और वो मिलने आए योगिता जी, और जिस दिन वो मिले उस दिन बोलते हैं अमेजिंग, पूरी दुनिया में मैंने ऐसे काम करने वाले लोग नहीं देखे, डब्बावाला यू आर ग्रेट। और उस दिन से डब्बावाला पूरी दुनिया में छा गए। पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में छा गए। ये बहुत बहुत प्यारा इंसिडेंट था, इसलिए मैंने या और किस्सा आपको सुनाऊंगा मैं, आपकी इजाजत चाहता हूँ। उसकी यही 3 साल बाद रिचर्ड ब्रैंसन मुंबई में आए। अब रिचर्ड ब्रैंसन मिलने आए। अच्छा। तो वो ट्रेन में, लोकल में हम लगेज का, आपको पता होगा सुनने वालों कि मुंबई में 3 ट्रेन है, लोकल ट्रेन, मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। बट डब्बा वाला केवल लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि डब्बा वाला को लगेज कंपार्टमेंट में अलाउड है, और मोनो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट नहीं होता है। तो मुझे याद है उस दिन मैं लोकल ट्रेन की लगेज में बैठा था डब्बे वालों के साथ, और एक बंदा आया ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो बोले कौन है उतरो। उसके पीछे पुलिस भी आई, तब पता चला ये तो रिचर्ड ब्रैंसन है। हाँ। और जब चर्चगेट में उतरे हैं योगिता जी, कम से कम 200 मीडिया वाले थे, 200 मीडिया वाले। तब पता चला ये इतना बड़ा बंदा है, और वो डब्बे वालों को मिलने आया था। सोचिए आप, मतलब दोस्तों मैं मानता हूं हम सब टाटा, बिरला, अंबानी या डब्बा वाला बन नहीं सकते हैं, लेकिन ये मेरा दावा है, वादा है, यदि आप निरंतर काम करते रहो तो लोग आपको पहचानेंगे, आपको पहचान देने की जरूरत नहीं है। सर आप एक शख्सियत है बहुत बड़ी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, सेल्फ मेड पर्सन। डब्बा वाला आपने बताया कि सालों साल से चले आ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है डब्बे वालों का? कल ही 2 ग्रुप आया था योगिता जी मिलने, एक अमेरिका से था, यूके का था। ऐसे डेलीगेट आते रहते हैं। मैं सही में कल मेरे आंखों में तो कई बार आंसू आते, इसलिए कि योगिता जी जब मैं, आपको बताऊंगा, इसमें मैंने पीएचडी की है, 9 साल रिसर्च किया मैंने। और जब इनके लोगों से मिलता था मैं, इनके गांव जब देखता था, महसूस होता था इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? माहौल नहीं, पैसा नहीं, पढ़े लिखे घर में कोई नहीं। क्योंकि आपको बता तो योगिता जी, इनके अंदर ऐसे डब्बे वाले हैं जो, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपके दादाजी को डिब्बा देता था, मैं आपके पापा को डिब्बा देता था, अब मैं आपको दे रहा हूं। मतलब पिछले 50 वर्षों से मैं आपके परिवार से जुड़ा हुआ हूं। सोचिए, ऐसा बॉन्डिंग, ऐसे लोग। तो जब मैं आया तो फिर इनके बच्चों को पढ़ाना चालू किया। दूसरा, इनको मार्केटिंग का काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहला मार्केटिंग का काम मिला था कौन बनेगा करोड़पति का। जैसे मान लो ये डिब्बा है विदा जी। अच्छा। हाँ। अब ये डिब्बे के साथ, सॉरी मैं पानी भी ले लेता हूं। हाँ प्लीज प्लीज पीते रहिए पानी। ये डिब्बा है, तो ये डिब्बे के अंदर तो कुछ डाल नहीं सकते हम लोग, तो हम क्या बोलते थे, हमें डिब्बे के साथ आपका मार्केटिंग कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार बोला, वो स्टार प्लस से सुन लिया, और उन्होंने क्या किया, जो कौन बनेगा करोड़पति नया नया शुरू हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, डब्बे के साथ एक पर्चा बनाया। उस पर्चे में एक साइड में अमिताभ बच्चन का फोटो और एक साइड में लिखा था, आज का खाना अमिताभ के साथ, घर जाकर देखिए कौन बनेगा करोड़पति।
और ये हमने 2 लाख डिब्बों के साथ अरे वाह। लोगों के ऑफिस में बांटा। और आप तो जानते हैं जब ऑफिस में एक बंदा बैठता है तो साथ में 10 लोग होते हैं, मतलब ये 2 लाख डिब्बों के मैसेजेस 20 लाख लोगों तक गए। और तब से मार्केटिंग का काम शुरू हो गया हमारा। My God. फिर हमने और नई पहल क्या की, मैंने एक आइडिया दिया कि यदि महिलाओं को मैसेज देना है तो जब खाली डिब्बा घर पर जाएगा तब यहां मैसेज देंगे, ताकि खाली डिब्बा कहां जाएगा, महिलाओं के पास। यदि पुरुषों को ऑफिस में मैसेज देना है तो मार्केटिंग कब करेंगे, जब ऑफिस में डिब्बा जाएगा तब। इससे इनकम बढ़ा, बच्चे पढ़ने लिखने लग गए, मार्केटिंग मिला। फिर प्रस्ताव जो दिया था अभी और अब आगे आएगा, क्योंकि आप तो जानती है डब्बे वाला घर पे खाना बनाते नहीं। योगिता जी, मेरा प्रस्ताव है, लॉकडाउन पूरा खुलने की देरी है, मेरा प्रस्ताव है कि डब्बे वाले की जो बीवियां है उनको खाने में लाना, वो खाना बनाएंगी, दे विल बी कुक। क्यों? मुंबई में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या लग रहा है, भाई जब घर पे भी खाना बनाने वाला नहीं है तो डब्बा वाला ये बंद हो जाएगा। मैंने बोला भाई बंद नहीं होगा, पहले हस्बैंड कस्टमर था, अब बीवी भी कस्टमर हो गया हमारी, हम दोनों को खाना देंगे। तो ये प्रभाव मेरा हुआ। मेरा सौभाग्य है कि लोग मेरे चेहरे को पहचानने लग गए। आप भी जानते हैं कि गूगल देखेंगे तो डालेंगे तो मैं दिखता हूं। इसका कारण है कि मुझे लोगों ने बहुत लेक्चर के लिए बुलाया योगिता जी, और मैंने एक काम अच्छा किया, बिकॉज माई एजुकेशन इज ट्रू। मैं पिछले 17 वर्षों से इनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, KG to PG जो भी पढ़ना है। और यकीन मानिए सुनने वालों, ये मेरा योगदान नहीं है, ये लोगों का योगदान है। मुझे लोगों ने बहुत लेक्चर के लिए बुलाया, लेक्चर के पैसे दिए योगिता जी, ये सारे पैसे मैंने एजुकेशन में डाले, चाहे डब्बे वाले के बच्चे हो, अंडर प्रिविलेज के हो। आज मेरे पास 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं हर वर्ष, ये मेरा सौभाग्य है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सर, मास्टर शेफ आशीष जी हैं, वो कह रहे हैं लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। कुछ सेलिब्रिटी शेफ्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उसमें से मास्टर शेफ आशीष जी हैं जिन्होंने ये मैसेज किया हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बात, आशीष जी को धन्यवाद। अच्छा सर, आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है सर? तो सबसे बड़ा ड्रीम होता है, वो क्या है आपका? ड्रीम एक ही ड्रीम है जी, कि मैं चाहता हूं कि खास तौर पर शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन में जो शिक्षा हमारे उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग से ऊपर लोगों को मिलती है, वही शिक्षा, बल्कि उससे अच्छी शिक्षा हमारे गरीब लोगों को मिले। गरीब मतलब केवल पैसे से गरीब नहीं, शायद जिन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती है, शायद वो कैपेबल है, वो भी चाहते हैं कि मैं 2 पैसा दूं। और मेरा कहना होगा योगिता जी, शिक्षा मतलब केवल एकेडमिक शिक्षा नहीं, मैं चाहता हूं जीवन की शिक्षा, जीवन के मूल्यों को आज के इस नवयुवक पीढ़ी के दिल में उतारूं मैं। और मैं यकीन से कहता हूं, आप मुझे आजमा लीजिए कहीं पर भी, मुझे आप एक ग्रुप के लिए बुलाइए जहां 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, हजारों है, या केवल 5 है, मैं तैयार हूं, मैं तत्पर हूं। मैं 1 घंटे में उनकी दुनिया नहीं लेकिन सोच बदलने की ताकत रखता हूं। तो हमारा ड्रीम ये है, मेरा नहीं हमारा, शायद आपका भी वही है, इसके लिए आप इतने बड़े बड़े शो करती है। देखिए आज रात को 10 बज गए, 10 बजने में आए, आप लगी हुई है, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, आपने कितनी मेहनत करके मुझे कनेक्ट करवाया। योगिता जी, मैं सुनने वालों को यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपके लिए हम जैसे कई योद्धा या कई वक्ता या कई स्पीकर, टीचर, मैं तो फादर भी बोलूंगा, हम तत्पर हैं, लेकिन आपको सुनना होगा। क्योंकि मेरा मानना है योगिता जी, जब हम 100 लोगों को सुनते हैं, 10 लोगों का बोलना पसंद आता है, वो 10 में एक बंदा ऐसी बात बोलकर जाता है जो मेरी जिंदगी बदल देता है। Am I right? ये मेरा मानना है। तो ड्रीम यही योगिता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस देश ने, इस भारतवासियों ने इतना प्यार दिया, माता पिता ने तो खैर हमारा उद्धार किया है, हम चाहते हैं कि
हम ऊपर वाले के पास जाने के पहले हम लंबी रेस के घोड़े दौड़ने वाले, हम जल्दी जाने वाले नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं आपके सुनने वाले सारे लोग, जैसे आपने कहा अभी आशीष जी, देखिए ना, लगे आपने बोला ना कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं। विजय जी, देने वालों के हाथ बहुत लंबे हैं, लेने वालों में हमें कमी है। हम शायद कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे कि हम लेने वालों से बहुत कुछ लें, और हमारे भारत का इतिहास रहा है वो नीतिमत्ता। मैं आपको एक दो किस्सा सुनाना चाहूंगा, आपकी इजाजत है तो। जैसे डिब्बे वालों को बताओ तो योगिता जी, डिब्बे वाला केवल खाना नहीं देता है। सुबह 6 बजे वो जब कस्टमर घर से निकलता है तो 9 बजे घर पे डिब्बे वाला आता है। जैसे आपके पिताजी या आपके पति सुबह 6 बजे निकल गए, आप 9 बजे घर पे आता है डिब्बे वाला, क्योंकि 8 बजे आप खाना बनाती हो, 9 बजे डिब्बे वाले को देती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपके हस्बैंड अपना मोबाइल, अपना चश्मा घर पे भूल जाते हैं, तो 9 बजे आप अपने हस्बैंड का चश्मा मोबाइल डिब्बे में रखती है, और डिब्बे वाला खाने के साथ मोबाइल पहुंचा देता है, वो भी लेकर जाते हैं। दूसरी बात, ये कस्टमर मुझे क्या बोला, बोले पवन जी डिब्बे वाला बहुत ईमानदार है। मतलब बेईमान कैसे होगा, तुम्हारा डिब्बा थोड़ी खा लेगा। सुनना किस्सा, कस्टमर बोलता है पवन जी जब मुझे सैलरी मिलती है कैश में, तो कस्टमर अपनी सैलरी को जेब में ले जाने से डरता है। तो हमारा कस्टमर क्या करता है योगिता जी, खाना खाने के बाद अपनी सैलरी खाली डिब्बे में रखता है। डब्बा वाला खाली डिब्बे के साथ सैलरी उस कस्टमर के बीवी के हाथों में सही सलामत पहुंचा देता है। सोचिए, मतलब कस्टमर का विश्वास। तीसरा किस्सा आपने सुना, आपको मजा आएगा। तीसरा किस्सा ऐसा है, मतलब एक कस्टमर डब्बे वालों को भगवान मानने लग गया था। पता है क्यों? सुनना किस्सा। वो कस्टमर बोलता है पवन जी कुछ दिनों पहले मेरा और अपनी बीवी का झगड़ा हो गया। ये तो इंडियन हस्बैंड वाइफ कॉमन है। सॉरी सुनने वाले हस्बैंड, हमारे इंडियन हस्बैंड की खासियत है, हमारे इंडियन हस्बैंड टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा नहीं, झुकेगा। ऐसे ही हुआ। वो हस्बैंड बोलता है पवन जी मैंने बीवी से झगड़ा किया, और अगले दिन एंग्री यंग मैन इंडियन हस्बैंड अपनी बीवी को डांटता है और बोलता है डायोर्स, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। सुबह सुबह ऑफिस चले जाता है, 9 बजे डिब्बे वाला घर पर आता है। इंडियन वाइफ दिले के मानता नहीं, झगड़ा होने के बावजूद वाइफ डब्बे वाले को डिब्बा देती है हस्बैंड के लिए। डिब्बा लेके ऑफिस में दे देता है। वो कस्टमर डिब्बा देखता है, मॉर्निंग एंग्री यंग मैन बिकम द हंग्री यंग मैन। जब डिब्बा खोलता है तो डिब्बे के ऊपर बीवी का लव लेटर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाया हूँ, प्लीज खा लेना। अब वो हस्बैंड खाना खाता है। हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म आती है। हस्बैंड क्या करता है, 2 सिनेमा की टिकटें मंगवाता है, खाली डिब्बे में रखता है और बीवी को मैसेज करता है शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या होगा। इसका मतलब 2 आत्माओं का मिलन करने वाला डब्बा वाला है, डिब्बे वाला। मेरा मैसेज क्या आखिरकार, सर मुझे बहुत आप है, मैं हूं, कोई आशीष शेफ साहब है। योगिता जी, हम निरंतर काम करते हैं ना, हम कभी कभी किसी की जीवन शैली बदल देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और यही हमारी दुआ है, यही हमारी दुआएं है। बिल्कुल ठीक, कि हम कस्टमर से, अपने लोगों से दुआ लें। सच में आपसे बात करके ना सच में इतना कुछ सीखने को मिला है, और डब्बे वालों के प्रति रिस्पेक्ट बहुत 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 गुना बढ़ गया है। मुझे लगता है जो लोग देखने और सुनने वाले हैं उन्हें भी पता चलेगा कि डिब्बे वालों ने क्या क्या काम किया है, जोड़ियां बना दी हैं, और क्या चाहिए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, फिर भी आपने इतना समय दिया। चलते चलते अगर 2 शब्द में, 2 लाइन में आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर सके तो आपकी तरफ से वो आशीर्वाद होगा। कुछ सुनने वालों, मैं माँ बाप को बहुत मानने वाला हूं, सभी मानते हैं, लेकिन यदि मुझे किसी कोई पूछेगा कि सर आपके जीवन में जो भी बदलाव आए, यदि आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका जिम्मेदार कौन? क्षमा चाहता हूं, सारी दुनिया है, लेकिन मेरा जवाब होता है माँ बाप। क्योंकि मैंने ये देखा है, माता पिता के कहने पर जो लोग
अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, उनके अपने मेंटरशिप को जो अपना एक वजूद मान लेते हैं, मेरा दावा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो मेरी औकात है, सॉरी ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं, जो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं 100% उनको यूज कर सकता हूं, 100%, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं हरदम बोलता हूं, झूलों में झूलो तुम, फूलों में फूलो तुम, लेकिन अपने माँ बाप को ना भूलो तुम। इसी माता पिता को प्रणाम करते हुए, योगिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मेरे पास इतना भंडार योगिता जी, मैं घंटों तक बोलते रहूंगा। और आपने कहा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बिलीव मी, आज मैं 10 दिनों बाद कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, और यकीन मानिए पिछले 9 दिन में थोड़ा तकलीफ में था, आज मैं एकदम मस्त हो गया, क्योंकि आपका प्रोग्राम कर लिया मैंने। मेरी जान मेरा प्रोग्राम है, मेरी जान मेरे सुनने वाले लोग हैं, और आपने मुझे आज डॉक्टर से भी बेहतर दवा दे दी, जो आपने मुझे आप शो में लेके आए। देखना मैं कितना टकाटक हो गया। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आज अच्छा कर दिया। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग जो दी है ना, और आपसे जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है, मेरा तो मन करे मैं आपकी तरह टोपी पहन लूं, पता है। ये टोपी मुंबई टिफिन वाले जो है ना, उनकी पहचान है, तो मुझे सच में मन कर रहा है। मैं रखता हूँ पास में, लेकिन आपके पास मेरे पास में नहीं होना, तो आपको भेज देता मैं। पिताजी अपन जरूर मिलेंगे। और आपके सुनने वाले बहुत देख रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दूर से देख भी नहीं पा रहा, ना पढ़ पा रहा था, लेकिन मुझे भेजिए, क्योंकि जो भी है क्वेश्चंस मैं, और जिनको जो भी मेरे लायक कुछ सेवा चाहिए तो बोलिए। आमची मुंबई, पूरी मुंबई हमारी है, हम पूरे विश्व में कुछ भी काम कर सकते हैं, पूरे विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारा प्रजासत्ताक दिन है, 26 जनवरी, अमृत महोत्सव है। हाँ, हम सारे देशवासियों को नमन करते हैं, जय हिंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने लोग जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी सर। थैंक यू, टेक केयर सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते।